Hello everyone, welcome all of you again in your YouTube channel The RS Campus by KD शर्मा। जहाँ पे आज हमने आपके लिए टेंस की क्लास शुरू की है। ये अपनी पहली क्लास है और आगे भी और क्लासें होंगी। इन क्लासों में आपको टेंस के बारे में जीरो लेवल से लेके एडवांस लेवल, कंपटीशन लेवल तक या फिर जीरो से लेकर हीरो लेवल तक आपको एक एक चीज़ बताई जाएगी। और आज के इस वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि जो बेसिक कंसेप्ट है टेंस का वो क्या होता है, टेंस किसे कहते हैं, टेंस में कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं इसमें, और उसके बाद में एस या एस का कब यूज होता है, आईएनजी लगाने के नियम देखेंगे, और उसके बाद में सिंस और फॉर का यूज कब व किन के साथ होता है इसके बारे में देखेंगे। कौन से टेंस में सिंस और फॉर का यूज किया जाता है, ये सभी बातें आज की क्लास में आप जानने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। सबसे पहले आपका है पॉइंट जो है वो है टेंस। अब टेंस की डेफिनेशन क्या होती है? द फॉर्म ऑफ द वर्ब विच डिनोट्स टाइम इज कॉल्ड टेंस। मतलब क्रिया की वह स्थिति जो समय के बारे में बताती है उन्हें टेंस कहते हैं। मतलब जो भी क्रिया, जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ तो ये कौन से समय की बात? वर्तमान काल की। जैसे मैंने आपको पहले पढ़ाया था, ये मानो जैसे मैंने आपको पहले पढ़ाया था तो ये पास्ट की बात होगी। मैं आपको आगे और क्लास से पढ़ाऊंगा, ये अपनी फ्यूचर की बात होगी। पढ़ाना क्या हो गया यहाँ पे? क्रिया। तो जो वर्ब है पढ़ाना वो अपनी क्रिया हो गई। तो ये पढ़ाना कब हो रहा है? ये कार्य है एक पढ़ाने का, एक्शन है। तो एक और बात समझो, जब भी कोई एक्शन होता है तो उस समय वहाँ क्रिया जरूर होती है, और जो क्रिया होती है वो किसी समय को इंडिकेट करता है। जो क्रिया है वो किसी समय के बारे में बताती है। तो इस प्रकार से अपन ने जाना कि जब भी कोई क्रिया समय का बोध कराती है कि कोई कार्य किस समय में हुआ है, ये बताती है, तो वो अपना क्या कहलाता है? टेंस कहलाता है। टेंस को आप हिंदी में काल के नाम से जानते हैं, और उसी काल को अपन समय भी कहते हैं। ठीक है, ये बात हो गई आपके टेंस। टेंस किसे कहते हैं? अब जानेंगे कि टेंस के कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो अपने टेंस के 3 प्रकार होते हैं, जिनमें आपका सबसे पहला है प्रेजेंट टेंस। इसको हिंदी में वर्तमान काल कहा जाता है, या आप यूँ समझिए जो अभी उपस्थित या अपने सामने कुछ भी हो रहा है या जो अपन कर रहे हैं अभी वर्तमान काल में, इस समय में। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये प्रेजेंट है। मैं आपको पढ़ाता हूँ, ये प्रेजेंट है। मैं आपको 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, ये प्रेजेंट है। और इसके बाद में मैं आपको अभी कुछ देर बाद में पढ़ाने के बाद जैसे ही क्लास खत्म होगी तब अपन ये कह सकते हैं हमने क्लास कर ली है, हमने क्लास कंप्लीट कर ली है। ये भी वर्तमान है। इसके बाद में आपका आएगा पास्ट टेंस, जिसको आप हिंदी में भूतकाल के नाम से जानते हैं, और इसका मतलब है जो गुजर गया। मतलब जो प्रेजेंट था अब वो पास्ट हो गया, मतलब वो बात निकल गई और वो कार्य खत्म हो चुका है, उससे मतलब पहले हुआ था, ऐसा भावना अपने मन में हो चुकी है उस कार्य के प्रति, वो अपना पास्ट टेंस हो गया। इसके बाद में है आपका फ्यूचर टेंस, जिसको अपन भविष्य काल के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होगा? जो आपके भविष्य में या आने वाले समय में जो घटनाएं होगी उनको आप फ्यूचर टाइम के लिए एक्सप्रेस करेंगे, तो इसलिए इसको फ्यूचर टेंस कहा जाता है। अब इनके भी 4 प्रकार और होते हैं। मतलब अपने जो जीवन में घटनाएं होती है वो 4 स्थितियों में होती है। तो चलिए देखते हैं वो किस प्रकार हैं। तो अब आप जानेंगे इन टेंसों के 4 टाइप होते हैं। देखो, पहला होता है इंडेफिनिट टेंस या सिंपल टेंस। जैसे अपन ने माना ये अपना प्रेजेंट है। कौन सा है? प्रेजेंट है। तो अपन क्या बोलेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में साधारण बातें होती है। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई सार्वत्रिक सत्य है, डेली रूटीन वर्क है, या फिर आप रोज कोई कार्य करते हैं, उस समय आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कर सकेंगे। तो आगे देखते हैं। इसके बाद में है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। इस कॉन्टिन्यूस को इम्परफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है, और इसी को प्रोग्रेसिव के नाम से भी
जाना जाता है, जिसका मतलब है कोई कार्य वर्तमान में जारी है, मतलब अभी भी चल रहा है, जो खत्म नहीं हुआ है। कब से चल रहा है कुछ नहीं पता, ठीक है। इसके बाद में अगला आपका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है कि आपने कोई कार्य खत्म कर लिया है अभी वर्तमान काल में, जस्ट कुछ ही देर पहले आपने कुछ कार्य या किसी कार्य को आपने समाप्त कर लिया है। इसके बाद में आता है आपका परफेक्ट कंटिन्यूस। तो प्रेजेंट के लिए क्या बताएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, मतलब इसमें क्या होता है, आप कुछ समय से किसी कार्य को कर रहे हैं या कोई कार्य कुछ समय से जारी है, ऐसी स्थिति में आप परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं और ये अपना है प्रेजेंट परफेक्ट। इसी प्रकार से आप पास्ट का और फ्यूचर के ये चारों पार्ट सभी में लागू हो जाएंगे। देखो पास्ट का क्या बन जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, इम्परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस। उसके बाद में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। उसके बाद में फ्यूचर के भी इसी प्रकार बनेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस। उसके बाद में फ्यूचर कंटिन्यूस इम्परफेक्ट या प्रोग्रेसिव टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इस प्रकार से बनते हैं। सबसे पहले अगर आपने कॉपी पेन लेकर इसको लिखा नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से, ताकि आप यह आसानी से याद रहे। ये बेसिक समझोगे तभी आपको आगे की चीज़ें समझ में आएगी। इन बेसिक से आप एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशंस, सभी प्रकार के सेंटेंस हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, उनको ग्रामर के अकॉर्डिंग देखना, सभी प्रकार की चीज़ें सीखेंगे। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे चले। तो चलिए अब जानेंगे हम एस या ईएस का यूज कब किया जाता है, किन सब्जेक्ट के साथ किया जाता है और किस प्रकार एस लगाएंगे, किस प्रकार ईएस लगाएंगे, इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आगे आपका कंसेप्ट है एस या ईएस का यूज कब, किन सब्जेक्ट के साथ और कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला आपका रूल है एस या ईएस का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होगा। सबसे पहली बात, एस या ईएस वर्ब के साथ केवल और केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लगते हैं, इसके अलावा किसी टेंस में नहीं लगेंगे। तो आगे देखो, एस या ईएस का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, ही, सी, इट या फिर कोई भी एक नाम हो, इन सब्जेक्ट के साथ हमेशा जब भी वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। और सिंगुलर वर्ब की पहचान होती है कि वर्ब के अंत में एस लगा हो, ठीक है। और अब किसी वर्ब को सिंगुलर कैसे बनाएं वो देखते हैं। तो चलिए देखो, यदि किसी वर्ब के अंत में, यदि किसी वर्ब के अंत में ए, ई, आई, ओ, यू, सी, एच, एस, एच, डबल एक्स, डबल एस, एक्स तथा डबल जेड आ जाए तो ईएस का यूज किया जाता है। इसको चलिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मैंने लिखा राइट, तो यहाँ पे देखो ई आ रहा है, तो मैंने क्या कर दिया, ई के बाद में एस लगा दिया। ये केवल एकमात्र ऐसा शब्द होगा जिसमें ई आने पे आपको एस लगाना है। इसके बाद में जो भी शब्द हैं उनके साथ ई एस लगेगा। अगर ई पहले ही दिया हुआ हो तो केवल एस लगाना है और बाकी सभी के साथ ई एस लगाना है। चलो देखो, जैसे यहाँ पे सी ए टी सी एच आ गया, तो मैंने यहाँ पे ई एस लगा के इसको सिंगुलर वर्ब बना दिया। क्या बना दिया, सिंगुलर वर्ब बना दिया। चलो और देखते हैं। जैसे यहाँ पे ओ आ गया तो मैंने यहाँ ई एस लगा दिया। फिर मैंने यहाँ पुश लिखा, पुश में देखो एस एच आया तो मैंने लगा दिया ई एस। इस प्रकार से आपको ई एस और एस लगाना है। इनके बाद में एक और नियम है अपना, यदि किसी वर्ब के अंत में वाई हो, क्या होना चाहिए, वाई होना चाहिए। और वाई से पहले कोई भी व्यंजन हो सकता है, कोई भी व्यंजन हो तो उस वाई को अपन क्या करेंगे, आई में बदल देंगे। किस में बदल देंगे, आई में बदल देंगे और उसके बाद में अपन ई एस लगाएंगे। तो चलिए इसको भी एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मैंने लिखा WORRY, वरी, तो यहाँ पे देखो वाई आ रहा है, वाई से पहले आर एक व्यंजन है और व्यंजन के बाद में वाई है, तो यहाँ क्या करेंगे, वाई को तो आई में बदल देंगे
और ईएस लगा देंगे। इस प्रकार ये नियम है। इसके बाद में जो भी आपकी बाकी से सभी वर्ब्स बच जाती है उन सभी के साथ आप केवल एस लगाइए। एस लगाते ही वो सिंगुलर वर्ब बन जाएगी। लेकिन एस या एस कब लगाना है? केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगेगा और उसके बाद में जो सिंगुलर सब्जेक्ट है आपके ही, सी, इट, एक नाम, उन्हीं के साथ वर्ब आएगी तभी लगाना है और कहीं नहीं लगेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे आप जानेंगे कि आईएनजी लगाने के नियम क्या होते हैं, आईएनजी कैसे लगाते हैं, किस प्रकार से। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए अब जानते हैं आईएनजी के बारे में क्या क्या फैक्ट हैं। सबसे पहली बात, आईएनजी फॉर्म का यूज जो भी कंटिन्यूस टेंस होते हैं आपके, चाहे वो परफेक्ट कंटिन्यूस हो, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, पास्ट कंटिन्यूस हो, कोई सा भी हो, उन सभी में आपको आईएनजी फॉर्म लगानी पड़ती है, जिसको आप वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कह सकते हैं या आईएनजी फॉर्म भी कह सकते हैं। तो इसका पहला जो नियम है आईएनजी लगाने का, यदि किसी वर्ब के अंत में ई आ जाए, क्या आ जाए? यदि किसी वर्ब के अंत में ई आ जाए तो ई को क्या कर देंगे? हटा देंगे, वहां से रिमूव कर देंगे और फिर आईएनजी लगा देंगे। जैसे मैंने लिखा राइट, यहाँ पे ई आ रहा है, यहाँ मैंने जब आईएनजी लगाया इसमें तो देखो ई को हटा दिया। इसके बाद में देखो गिव में ई आ रहा है और यहाँ मैंने जब आईएनजी लगाया तो यहाँ से ई हटा दिया। इसके बाद में देखो राइड, यहाँ मैंने राइडिंग बनाया इसका तो ई हटा के आईएनजी लगाया। इसके बाद में अगला जो रूल होगा आपका वो है यदि किसी वर्ब के अंत में एक व्यंजन हो, मतलब एक ही व्यंजन होना चाहिए। एक व्यंजन का मतलब है ए, ई, आई, ओ, यू की ध्वनि को छोड़कर बाकी सारे व्यंजन होते हैं। 5 ही स्वर है इंग्लिश में और एक स्वर हो, एक क्या हो? स्वर हो। एक व्यंजन और एक स्वर। एक चीज याद रखना, कभी कभी आपको एक व्यंजन से पहले 2 स्वर आ जाएंगे तो वहां पे ये रूल अप्लाई नहीं होगा। वहां पे आपको सिर्फ डायरेक्ट ही आईएनजी लगाना होगा। और यहाँ पे क्या करना होगा? एक व्यंजन और एक स्वर हो तो वर्ब को, वर्ब का या वर्ब के अंतिम अक्षर, वर्ब के अंतिम अक्षर को डबल कर दो और उसके बाद में आईएनजी लगाना है। एक व्यंजन हो और एक स्वर हो व्यंजन से पहले तो वहां पे अपन क्या करेंगे? जो अंतिम लेटर आएगा वर्ब की स्पेलिंग का उसको अपन डबल करेंगे और उसके बाद में आईएनजी लगाएंगे। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा कट, तो देखो टी व्यंजन है और यू एक स्वर है, तो एक स्वर और एक व्यंजन, तो यहाँ पे जो टी था अंतिम लेटर इसको डबल करके यहाँ पे आईएनजी लगा दिया। इसी प्रकार देखो स्विम, यहाँ पे एम एक व्यंजन है और आई एक स्वर है। जब अपन को एक व्यंजन और एक स्वर मिल जाएगा तो अपन अंतिम अक्षर को डबल कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ एम को डबल कर दिया फिर आईएनजी लगा दिया। तो इस प्रकार ये नियम है। इसके बाद में अगला नियम है यदि किसी वर्ब के अंत में आई ई हो, क्या हो? आई ई हो तो आई की जगह है, आई की जगह क्या बनाएंगे? आई को हटा देंगे और उनकी जगह वाई बना देंगे और फिर आईएनजी लगा दो। उसके बाद में एनजी लगाएंगे। देखो जैसे मैंने यहाँ लिखा एल आई ई, तो ये आई और ई आया तो इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया वाई में, मतलब आई और ई था उसको मैंने वाई बना दिया और आई ई को हटा दिया। आई ई की जगह मैंने वाई लिख दिया और उसके बाद में आईएनजी लगा दिया। जैसे डाई, तो यहाँ भी देखो आई और ई है तो आई की जगह मैंने वाई बना दिया और फिर आईएनजी लगा दिया। इनके अलावा बाकी जो भी स्पेलिंग है, जो भी आपकी वर्ब्स है, उन सभी में आप डायरेक्ट आईएनजी लगाएंगे। जो जैसी दी हुई है उसके साथ बस आईएनजी लगाओ और लिख दो। अब चलते हैं अपन अगले पार्ट में जिसमें आपको हम सिंस और फॉर का यूज कौन से टेंस में व किन शब्दों के साथ सिंस लगेगा, किन के साथ फॉर लगेगा, ये सभी आपको बताएंगे। तो चलिए आगे का टॉपिक देखते हैं। तो अब देखते हैं सिंस और फॉर के अलग अलग फैक्ट। तो चलिए बोर्ड की तरफ तो देखते हैं। जो सिंस और फॉर है आपका, इसका यूज परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में होता है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो। तीनों में से कोई सा भी हो उनमें सिंस और फॉर का यूज जरूर होगा। तो चलिए देखते हैं सिंस का यूज कब होगा और फॉर का यूज कब होता है। तो फॉर का यूज, इसका यूज पीरियड ऑफ टाइम,
मतलब समय की अवधि बताने के लिए होता है। जो फॉर होता है उसका यूज कब करते हैं, जब अपन को किसी समय की अवधि बतानी हो। तो देखो कैसे, जब आपको फॉर का यूज करना हो तो उसके बाद आपको जो ड्यूरेशन आएगी टाइम के साथ वो लिखनी होगी। जैसे फॉर 2 आवर्स, जैसे 2 घंटे से। फॉर 2 वीक्स, 2 सप्ताह से। फॉर 2 मंथ्स, 2 महीनों से। फॉर 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, कितने भी आप लिख सकते हो। फॉर 2 ईयर्स, 2 वर्षों से। इस प्रकार से होता है। चलिए अब सिंस के बारे में देखते हैं। सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब एक्चुअल टाइम, जो वास्तविक टाइम है, वास्तविक समय है, उसको दर्शाने के लिए किया जाता है। तो जो फॉर्मूला है उसमें सिंस आएगा और फिर एक्चुअल जो टाइम होगा उसको लिख देंगे। जैसे आपको बोलना हो कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, सुबह से इंग्लिश सीख रहा हूँ, इस प्रकार के वाक्यों में आपको सिंस का यूज करना होगा। और सिंस के बाद में जो एक्चुअल टाइम है, जैसे मॉर्निंग, सुबह से, मैं शाम से पढ़ रहा हूँ, सिंस इवनिंग, मैं दोपहर से घूम रहा हूँ, सिंस नून, मैं रात्रि से खेल रहा हूँ या रात्रि से पढ़ रहा हूँ, सिंस नाइट, मैं मंगलवार से उपवास रख रहा हूँ, तो सिंस ट्यूसडे, मैं मार्च से स्कूल जा रहा हूँ, तो सिंस मार्च, मैं 12 मई से खेलने जाऊँगा, तो सिंस 12 मई, मैं 2008 में 8 से पढ़ने गया था, सिंस 2008, मैं 3 बजे से लिख रहा हूँ, तो सिंस 3 o'clock, मैं जंप से तैरना सीख रहा हूँ, तो सिंस बर्थ। तो इस प्रकार के वाक्यों में आपको सिंस और फॉर का ऐसी स्थिति आने पर यूज करना है। इस प्रकार से आज अपनी क्लास कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाइए, शेयर कीजिए इसको। जितने भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं उन पे इनको शेयर कीजिए। और उसके बाद अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ कुछ नया लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।